श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं रंजना जी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम है मेरी योजना और इस पुस्तक की संपादिका के रूप में हम रंजना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज वो इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजना जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मेरी योजना पुस्तक है ये क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर ये पुस्तक लिखी गई है और हाल ही में इसका जो विमोचन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, तो ये बड़ी बात है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा मेरी योजना पुस्तक का डिजिटल विमोचन किया है। इस पुस्तक में हमने 4 सेक्टर को कवर किया है। 4 सेक्टर, क्योंकि हम हर सेक्टर को कवर नहीं कर पाते थे पुस्तक में, ताकि पुस्तक बहुत ही बड़ी हो जाती, तो इस वजह से हमने कोशिश की है जो 4 सेक्टर हैं। सबसे पहला है इसमें जन कल्याणकारी योजनाएं। जन कल्याणकारी में जितनी भी पेंशन परक योजनाएं हैं, आपकी छात्रवृत्ति से संबंधित जो योजनाएं हैं, आर्थिक सहायता से संबंधित जो योजनाएं हैं, वो जन कल्याणकारी योजनाओं में हमने संकलित किए हैं। दूसरा सेक्टर है स्वरोजगार और रोजगार की योजनाओं का। स्वरोजगार में चाहे वो ऋण सहायता में सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है उससे संबंधित हो, या फिर जो सब्सिडी जो दी जाती है, या फिर लोन में जो टैक्स डिबेट की जो छूट दी जाती है उससे संबंधित योजनाएं इसमें हैं। रोजगार परक योजनाएं भी इसमें हैं और इसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण परक योजनाएं हैं। कौशल विकास में कई योजनाएं ऐसी हैं सर हमारे स्टेट में, जिसमें स्किल डेवलपमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है कि कैसे जो हमारी यूथ है या कैसे जो हमारी जो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो एक स्किल्ड हो, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप हो। तो जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो स्कीम्स हैं, प्रशिक्षण परक स्कीम्स हैं, और वो निःशुल्क हैं, मोस्टली स्कीम निःशुल्क है, उनको हमने इसमें लिया है। और चौथा, हमने इन्वेस्टमेंट वाली जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज जो है इन्वेस्टमेंट की, उनको इसमें लिया है। इन्वेस्टमेंट में भी वर्तमान में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा मतलब फोकस कर रही है कि इन्वेस्ट हो हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट की। तो हमने 4 सेक्टर को इस मेरी योजना बुक में लिया है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसी कोई बुक बनी है जहां पर हमने सभी विभागों की 4 सेक्टर की स्कीम को एक बुक में रखा है। और इस बुक की और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है सर कि इसमें हमने ना स्कीम की प्रोसीजर पर फोकस किया है। आपने काफी विस्तार से हमें जानकारी दी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों तरह की योजनाओं का इसमें समावेश किया है सर। आमतौर पर हम ब्रोशर्स देखते थे, पंपलेट्स देखते थे और जगह जगह जो बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स देखते थे, उनमें योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन एक पुस्तक के रूप में पहली बार हम इस तरह की योजना का संकलन देख रहे हैं। तो थोड़ा बताएं कि किस तरह से ये सब कुछ संकलित किया गया, संपादित किया गया और कौन कौन लोग आपकी टीम में शामिल थे? सर ये तो बहुत लंबी कहानी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग की अगर मैं बात करती हूँ उत्तराखंड शासन में, तो बहुत ही मतलब सुसुप्त अवस्था में था अगर उसको देखा जाए तो। दूसरी बात, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पास अभी उत्तराखंड में मतलब एक डायरेक्टरेट नहीं है, मतलब कोई निदेशालय नहीं था। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास कोई बजट नहीं था, तो ऐसे में उसको पुनर्जीवित करना बहुत टफ था। तो इस स्थिति में जो सबसे बड़ी बात थी, जो मतलब पूरे विभाग को पुनर्जीवित करने की जो बात आती है, वो थी अपर मुख्य सचिव हमारी राधा रतोड़ी मैम है। उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा सहयोग किया, उसमें स्टाफ देने से संबंधित हो या फिर पूरा इन एस्टेब्लिशमेंट में जितना भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, उन सारी चीज़ों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो हमारे सचिव हैं दीपक कुमार सर, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक ऑफिसर है और उन्होंने उनका एक मतलब विजन था, जैसे मतलब मेरी भी खुद एक सोच रहती है कि हम लोग किस तरह से मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स को एक ग्रास रूट लेवल के व्यक्ति तक पहुंचा सके। वो भी वही चीज सोचते थे, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ करें। तो जब ये विचार आया, फिर उसके बाद हमने पूरे विभाग ने दीपक कुमार सर के सही मतलब उनके पूरे मार्ग निर्देशन में पूरे विभाग को पुनर्जीवित करने का काम किया। जब जैसे हमने पुनर्जीवित किया, उसके बाद आया कि हम लोग कैसे मतलब सारी चीजों को मतलब कैसे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए। तब फिर सचिव सर ने बोला कि नहीं, हम लोग एक बुक बनाते हैं। फिर जब बुक बनाने की प्रोसीजर आई, तो हमने सबसे पहले सर सभी विभागों से शासनादेश मांगे, अधिनियम मांगे, नियम मांगे। अधिनियम वगैरह मांगने के बाद उनको पढ़ा कि हाँ हम किस किस स्कीम्स को इसमें रख सकते हैं। फिर वो बहुत ही बड़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें 55 विभागों को 55 विभाग के साथ ही साथ हमने उनके बोर्ड, निगम, आयोग, संगठन, संस्थाएं और एजेंसी को
हमने लिया है। तो एक बहुत ही मतलब वाइड सेक्टर हो रहा था। फिर हमने इसको 4 सेगमेंट में किया है। 4 सेगमेंट जो मैंने अभी आपको बताया था, उन चारों की स्कीम्स को लिया, उसको पढ़ा, फिर उसको एक ड्राफ्ट के रूप में मॉडिफाई किया। फिर हमारी जो पूरी टीम थी, चाहे हमारे उसमें ज्वाइंट सर रहे हों, अंडर सेक्रेटरी, एसओ और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, विशेष कार्य अधिकारी, हम सब लोगों ने मिलकर फिर उसके बाद उसको पूरा ड्राफ्ट किया। फिर विभाग की जितने भी समस्त विभागों के जो अधिकारी थे उनके साथ कम से कम 5-6 बार मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वार्ता हुई, तब एक फेयर ड्राफ्ट वो लास्ट में आया। फिर अब आपने कहा कि इसका मुख्य जो फोकस है वो प्रोसीजर पर है, हाँ, प्रक्रिया पर है। प्रक्रिया पर है तो सर। प्रक्रिया के बारे में जानकारी एक आम व्यक्ति यदि ले सकता है तो ही वो आगे बढ़ सकता है। यस सर। तो बताएं कि ये प्रक्रिया से मतलब क्या है, जो प्रोसीजर आप कहते हैं। सर ना, प्रोसीजर के बारे में मैं थोड़ा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ अपना ना, तब शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मतलब प्रोसीजर पर हमने इतना फोकस क्यों किया। वर्ष 2017 की बात है सर। उस समय मैं जिला न्यायालय हरिद्वार में थी। तो एक काफ़ी वृद्ध महिला थी और उनके पति भी मतलब काफ़ी उनकी मतलब घर की स्थिति ना बहुत ही दयनीय थी। जब उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरी पेंशन लगा दीजिएगा, मतलब मेरी मदद कीजिएगा, मैं उनके घर गई। तो मैंने जब उनके घर की स्थिति देखी सर, तो मुझे इतनी दया आई। मैंने कहा नहीं यार, इनकी मदद करनी चाहिए। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने से लेकर उनकी पेंशन लगाने तक में जो मैंने हर लेवल पर एक सपोर्ट किया था उनको, पूरा 1 साल लगा। आप समझ सकते हैं सर, 1 साल बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ इसलिए कि प्रोसीजर हमारी कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए बेनिफिशियरी के पास डॉक्यूमेंट्स होने सबसे ज्यादा जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स होने का मतलब ये है सर कि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तक आप अपनी पात्रता को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसीजर का पार्ट है। और जब तक प्रोसीजर आप पूरी नहीं करते हैं तब तक आप बेनिफिट ले नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हमने कोशिश की है इसमें कि हम प्रोसीजर पर फोकस करें कि एक आम नागरिक जिसको एक्चुअल में, जैसे कोई भी बंदा है, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति है, चाहे विधवा महिला है, जो पेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, छात्रवृत्ति की बात करती हूँ कि छात्र हैं जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स उस समय तक तय सीमा जो होती है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ तय सीमा होती है। तय सीमा उसमें उन्होंने 30 दिसंबर दे दी। अब 30 दिसंबर तक बच्चे को पता ही नहीं है मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या बनाने, तो कैसे बनाएगा, कैसे वो बेनिफिट ले पाएगा? नहीं ले पाता है। इस वजह से वो वंचित हो जाता है, जबकि पात्र होने के बाद भी। तो इस वजह से सर हम लोगों ने प्रोसीजर को लिखा है इसमें कि एक स्कीम है, स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको कहाँ आवेदन करना है, कहाँ फॉर्म भरना है, आवेदन करने के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, आप किस पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो उस दौरान क्या क्या मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है कि ये मिस्टेक्स ना हो। जब ये चीजें वो अप्लाई कर देता है, फिर उसके आगे भी हमने लिखा है कि इसमें आप कैसे, मतलब जब आप देखो सर, उसके बाद जब कोई बंदा आवेदन करता है ना, उसके बाद गवर्नमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि फर्स्ट लेवल में इस अधिकारी के पास जाएगा, वो जांच करेगा, फिर दूसरे अधिकारी के पास जाएगा, वो जांच करेगा, फिर जांच में सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाते हैं, उनकी जांच सही पाई जाती है, तब वो एलिजिबल होता है। तो ये हमने प्रोसीजर भी लिखा है ताकि सामने वाला व्यक्ति ये भी समझ सके कि इसमें मुझे अभी इतना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डाल दिया फिर उसके बाद वो, कई लोग क्या होते हैं कि जब उनको प्रोसीजर पता नहीं होती है तो एकदम से आरोप भी लगाते हैं कि अरे हमारा काम तो इतने दिनों से हुआ नहीं है। तो वो आरोप की स्थिति भी ना हो, एक कम से कम सरकार और जो जनता के बीच एक समन्वय है और एक समझ जो है वो विकसित हो। ये भी इसका एक मेजर मोटिव है। और ये तो है एज ए बेनिफिशियरी, जो हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है एक बेनिफिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर दूसरा जो हम शासन लेवल पर इसमें जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, हमारा प्रोसीजर का सरलीकरण रहेगा। क्योंकि इस बुक में, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी सर कि राज्य में पहली बार ऐसी बुक बनी है जो प्रोसीजर पर फोकस कर रही है। और अब हम प्रोसीजर को सरलीकरण पर काम करेंगे कि कैसे प्रक्रियाओं को हम सरल से सरल बना सकें। सर इस बुक में कुल 317 पृष्ठ है। और जो इसकी एज बेनिफिशियरी में फिर बात करना चाहूंगी, इसमें हमने 55 विभागों को कवर किया है। कोई भी व्यक्ति अगर इस बुक को देखना चाहे तो अनुक्रमणिका हमने लिखी है। अनुक्रमणिका में हर विभाग में हमने एक लिंक दिया है। जैसे आप समाज कल्याण में क्लिक करेंगे तो पूरा समाज कल्याण विभाग की सारी स्कीम्स उसमें आ जाएंगी। फिर हमने स्कीम्स को ना 4 पार्ट में कवर किया है। 4 पार्ट में जैसे योजना का नाम क्या है, योजना का लाभ क्या है, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया क्या है, और पात्रता क्या है। अगर सपोज दैट किसी को ये देखना है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं और वो किस विभाग से संचालित होती है, तो अनुक्रमणिका जैसे ही देखेगा ना, जैसे समाज कल्याण है, समाज कल्याण की सारी स्कीम्स जो पीछे हमने लिख रखी हैं वो हमने अनुक्रमणिका में ही उल्लिखित कर रखी है, ताकि किसी व्यक्ति को ये देखना हो कि मुझे इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो अनुक्रमणिका देखकर ही उस स्कीम में जा सकता है। तो जैसे उसने अनुक्रमणिका में स्कीम्स देखी, उसके बाद उस विभाग में क्लिक करेगा। विभाग में जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो हमारी पूरी स्कीम्स उस विभाग की खुल जाएंगी। और उसमें हमने जो 4 सेगमेंट किए हैं, लाभ क्या है, पात्रता क्या है, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या है और योजना का नाम क्या है।
तो इन चारों को मतलब बहुत सरल भाषा में सर हमने लिखा है, ताकि अगर एक 8वीं या 5वीं पास अगर व्यक्ति भी अगर उसे पढ़ना चाहेगा तो आराम से पढ़ सकता है। दूसरी बात आती है कि हम इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप www.uk.gov.in के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगी सर कि अभी हमने कल ही राज्य के समस्त विभागों को पत्र भेजे हैं कि हर विभाग अपने विभाग की वेबसाइट पर इसको अपलोड करे। तो आप कल के दिन सिर्फ इसी पोर्टल से नहीं, किसी भी विभाग की पोर्टल से, डिस्ट्रिक्ट की किसी भी वेबसाइट से, राज्य सरकार की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से कुछ समय बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल करा रहे हैं सर। अब खास तौर से आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए किस तरह से ये सुविधाजनक होने जा रहा है? सर महिलाओं के लिए जो मुझे लगता है कि मैं अगर डिजिटल एरा की बात करती हूँ तो जैसे महिलाएं, आपने देखा होगा कि महिलाएं आज भी मतलब कई महिलाएं सिर्फ घरों तक ही सीमित हैं, और डिजिटल एज ने इसको एक महिलाओं के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है कि हम घर में बैठे भी पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं डिजिटल युग की वजह से। और महिलाओं की इसमें बहुत सारी जैसे अगर मैं वेलफेयर वाली स्कीम्स की बात करती हूँ, महिला सशक्तिकरण की जितनी भी स्कीम है, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण की जो स्कीम्स हैं, जो पेंशन परक स्कीम्स हैं, स्वरोजगार की जो स्कीम्स हैं, वो सारी जो इसमें सर लिखी हैं, महिलाएं कम से कम घर बैठे भी इसको पढ़ सकती हैं और जान सकती हैं। और जैसे ही महिलाओं को जानकारी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं को जानकारी होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य में और अपने घर के विकास में, अपने विकास में, राज्य के विकास में योगदान देंगी सर। हमको बहुत बहुत शुभकामनाएं।